हेलो। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंडियन वेदर में। और मैं हूं हिमांशु देवान और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वापस से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर। गुरमीत सर ने इंडियन आर्मी 1977 में ज्वाइन करी थी और ये एज अ मेजर सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए 2016 में। सर ने अपनी सर्विसेज के दौरान 40 साल में इंडियन आर्मी में रहते हुए देश और विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं करी, जिसमें ये ऑपरेशन पवन श्रीलंका में भी पोस्टेड रहे काफ़ी अर्स तक। उसके अलावा ये एज अ पीस कीपर भी रहे हैं ईरान इराक बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में। सर ने चाइना और पाकिस्तान की भी काफ़ी सारी यात्राएं करी हैं मिलिट्री डेलीगेशन के अंदर रहते हुए, जिसमें ये 7 टाइम्स इन्होंने चाइना विजिट किया है और 2 टाइम्स इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया है। सर जीओसी रहे हैं 15 कॉर्प्स के श्रीनगर बेस, जो कि श्रीनगर में बेस्ड है। और एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिज्म जो है कश्मीर के अंदर 1989 से करते हुए आ रहे हैं लगातार वो कॉप्स। और सर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं इंडियन आर्मी में 2014 से 2016 तक। और इसके अलावा सर ने काफ़ी सारे एरियाज में अपनी पोस्टिंग्स दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं 2004 से 2014। और पूरे 10 साल तक इन्होंने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की कमान संभाली है, जिसमें एज अ ब्रिगेड कमांडर एज अ कॉप्स कमांडर, जिसमें इन्होंने रामबन डोडा बारामूला आदि और श्रीनगर जैसे इलाकों को पूरे अपनी तरफ से देखा और वहाँ का पूरा इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया। और इनके द्वारा चलाए गए काफ़ी सारे ऑपरेशंस में बहुत ही दुर्दांत आतंकवादियों को भी ढेर किया गया। और इन्हीं के आइडियाज़ काफ़ी काम आए भारतीय सेना के लिए। तो आज हम थोड़ा सा हम बात करेंगे इनसे जो क्वाड की जो क्वाड बनाया गया है, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश मिलकर चाइना के खिलाफ एक इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जिसको हम एशिया पैसिफिक रीजन के नाम से पहले जानते थे, उसके अंदर साउथ चाइना सी में जो चाइना की गतिविधियां हाल के दिनों में बढ़ी है। जब से कोविड आया है उसके बाद से चाइना काफी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है। और इसके अलावा उसने वहाँ के कुछ आइलैंड्स पे जो उसके बहुत पहले से जापान के साथ मतभेद रहे हैं, सेनकाकू द्वीपों के ऊपर, या फिर आप वियतनाम की बात करें, या फिर दूसरे जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे उसकी मैरीटाइम बॉर्डर्स टच होती हैं, उसमें काफ़ी आजकल चाइना एग्रेसिव दिख रहा है। तो उसी को काउंटर करने के लिए क्वाड की 2 दिन पहले एक वर्चुअल समिट हुई, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन शामिल हुए। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर से, क्योंकि सर को एक काफ़ी अच्छा एक्सटेंसिव नॉलेज भी है। और ये 7 टाइम्स तक इन्होंने जब चाइना विजिट किया तो इनको पूरी नॉलेज है उस एरिया रीजन की, कि चाइनीज क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, और चाइना को कहाँ से दर्द होता है उनके बारे में अगर कुछ बोला जाए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरमीत सिंह सर जो है रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी सारे थिंक टैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें ये फेलो हैं सेंटर फॉर जॉइंट लैंड वॉरफेयर स्टडीज़, और ये एक एडजस्टेंट फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज, जो भारत और चाइना की जो रिलेशंस है या फिर जो चाइना के जो ऑल ओवर वर्ल्ड के रिलेशंस हैं उनके बारे में काफ़ी स्टडी करता है और उसके बारे में सुझाव भी देता रहता है ये इंस्टीट्यूट। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू। और इंडिया वेलर के सब सुनने वालों को मेरा जय हिंद। जी। तो सर मेरा सर आपसे सर आज थोड़ा प्रश्न ये है कि सर थोड़ा हमें ये बताएं कि सर ये जो क्वाड की जो लीडर्स की एक वर्चुअल समिट हुई है, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है और इससे आने वाले फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। देखिए, ये जो क्वाड्स की लीडर्स की मीट हुई है, सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है, हिस्टोरिकल है। और दूसरी बात ये है कि ये जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन हैं, ये इनकी एक पहली मल्टीलेटरल मीटिंग है। तो इससे पता चलता है कि इस एरिया को, इंडो पैसिफिक रीजन को, किस प्रकार वो इंपॉर्टेंस देते हैं। अगली बात यह है कि जो चीज 2004 में शुरू हुई सुनामी के कारण, 2007 में फॉर्मलाइज हुई, 2017 में रिवाइज किया गया, और आज वो स्तर पे चला गया है कि इसके अंदर में जो 4 शिखर के लीडर हैं, यानी कि यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, उनके लीडर्स ने एक मीटिंग किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो क्वाड का प्लेटफॉर्म है, इट इज हेयर टू स्टे, और इसकी इंपॉर्टेंस यही से पता चलती है। और देखिए, ये उस वक्त हो रहा है जब पूरा विश्व ने कोविड की महामारी के साथ में युद्ध किया है। तो इनका एक बहुत जो मुख्य पॉइंट इस कॉन्फ्रेंस का रहा है,
वो है कि जॉइंट वैक्सीन इनिशिएटिव के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। तो इसके बारे में चारों ही लीडर्स ने बात किया है। और जिस प्रकार ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्वाड हैज कम ऑफ एज, तो ये सचमुच ही जिस प्रकार से हमने देखा है कि क्वाड का जो प्लेटफॉर्म है इसको हर रूप में देखा जा रहा है। और अभी जो इनके सामने में इमीडिएट चुनौती है वो है कोविड, वो है क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी। लेकिन इसके सबके पीछे में एक चीज जो बड़ी छुपी हुई है वो है चाइना की जो बिलिजरेंस, चाइना का थ्रेट और जिस प्रकार से चाइना काम करता है। 2020 में देख लिया पूरे विश्व ने कि किस प्रकार कोविड में इनके ऊपर में इल्जाम लगाया गया, किस प्रकार इन्होंने हर एक फ्रंट खोला, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट में ईस्ट लद्दाख और ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान, और जिस प्रकार यूएस के साथ में कोल्ड वॉर का एक नया लेवल हुआ। तो ये पूरा दुनिया एक अलग दृष्टि से अभी चाइना को देख रही है। और देखिए ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया है ये चार शिखर लीडर्स के, उन्होंने सबसे पहला चीज कहा है कि उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम इकट्ठे काम करेंगे, विल वर्क टुगेदर। और उन्होंने क्वाड्रिलेटरल कॉपरेशन का एक कमिटमेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम प्रमोट करेंगे फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चारों के अंदर में एक सिमिलरिटी है, एक कन्वर्जेंस है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है दिस विल बी एंकर्ड बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और सबकी मैं कहूंगा कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, सब डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट करते हैं। और जिस प्रकार से ये पूरे एक स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप के ऊपर में खड़े हुए हैं, और वो एक बहुत ही विश्व को एक अलग ही तरीके से देखने का एक नजरिया है। और मैं ऐसे भी कहूंगा कि उन्होंने खास तौर पर एक इनडायरेक्टली, ऐसे नाम से तो नहीं कहा है कि जो भी विश्व के अंदर में कोवर्जन करते हैं, यानी कि जो एक्सपेंशनिज्म, बेलिजरेंस, जो इकोनॉमिक कोवर्जन करते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी क्वाड के प्लेटफॉर्म के ऊपर में ही हमने देखा कि पिछले साल मालाबार एक्सरसाइज की थी जिसके अंदर में नेवीज ने इकट्ठा ऑपरेट किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटेलिजेंस है, लॉजिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर में भी एक इकट्ठी कॉपरेशन करने का मतलब है। तो ये एक पूरे विश्व के अंदर में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और इसका जो ना कहते हुए भी जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो चाइना है। तो अवश्य ही देखिए चाइना का नाम भी इतना नहीं लिया है, लेकिन फिर भी चाइना ने जो उनका मीडिया है स्पेशली ग्लोबल टाइम्स, उसने तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें, बहुत ही नेगेटिव बातें कही हैं। तो उससे पता चलता है कि उनको कितना चुभ रहा है, किस प्रकार बौखला गए हैं कि ये जो एक मल्टीलेटरलिज्म जो क्वाड चार देशों के बीच में आई है, तो उसको इसका कितना असर होता है। जी। तो सर आपने जैसे बताया कि इस पे अभी चाइना काफ़ी बौखलाया हुआ है, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसे हम आईपीआर के नाम से भी जानते हैं, तो सर उस पे अभी इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा फ्यूचर के अंदर इस समिट से? सर इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन को देखें तो ये इलाका है जिसके अंदर में ईस्ट चाइना सी, यानी कि जो जापान और चाइना के बीच में प्रॉब्लम वाला इलाका है। इसके अलावा साउथ चाइना सी जिसके अंदर में चाइना ने 9 डैश लाइन और अपने जितने भी मैरीटाइम उनके बाउंड्री है आसपास के देशों के साथ में, उनके साथ में एक झगड़ा सा है उसके ऊपर में। ताइवान के ऊपर में तो चाइना की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। और देखा गया कि 2020 में और अभी की हालत में उन्होंने पिछले साल लगता है 300 से ज्यादा बार एयर वायलेशन किया, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का, ताइवान का। तो ये जो पूरा इलाका है इसके अंदर में जिस प्रकार से एक तनाव की स्थिति हुई है वो बहुत ही नाजुक सा समय है। क्योंकि चाइना चाहता है कि, पहले बोलता था कि पीसफुल रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान, लेकिन जैसे उसकी हरकत है तो पता चलता है कि ये मिलिट्री के बेसिस के ऊपर में फोर्सफुल तरीके से ये ताइवान का रीयूनिफिकेशन करना चाहता है। और इस इलाके के अंदर में जो तनाव की स्थिति ऐसी है कि अभी इसी साल प्रेसिडेंट बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद में 3 बार जो अमेरिका के यूएसएस की जो शिप्स है, अभी हाल ही में जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर था जॉन फिन जब गया तो एकदम तनाव की स्थिति हो गई। और
मैं कहूंगा कि देखिए, यूएस इस इलाके को एक बहुत बड़ी चुनौती समझता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फोकस का, वो इस इलाके में शिफ्ट हो रहा है। और जिस प्रकार से चारों देश इकट्ठे आए हैं, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएस, तो पता चलता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, या क्वाड का जो प्लेटफॉर्म है, ये किस प्रकार से एक शेप ले रहा है। और ये शेप ले रहा है ताकि चाइना की जो बिलिजरेंस है, चाइना की जो एक, मैं कहूंगा, हर एक फ्रंट खोला हुआ है, जिस प्रकार चाइना एक एक्सपेंशनिज्म के कारण पूरे विश्व के लिए खतरा सा बन गया है, उसको एक उस चैलेंज को देखते हुए, उस थ्रेट देख के उसको किया है। लेकिन देखिए, जो एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है उसको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्टली भी। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी जब 3 जुलाई को ले में 11,000 फीट में गए थे, तो उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि जो देश एक्सपेंशनिज्म करते हैं, तो हम उनको ये करने नहीं देंगे। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि चाइना को भी मालूम है ये 4 देश इकट्ठे क्यों हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिया है, उनका ग्लोबल टाइम ने, उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज फेल्ड टू अंडरस्टैंड चाइनाज गुडविल। और उन्होंने कहा कि ये भारत ने चाइना को टेकन फॉर ग्रांटेड किया है, और उन्होंने कहा है कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बात कहना शोभा नहीं देता है, लेकिन चाइना ने यह भी कहा कि ये सिलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म है। और अभी तो लगता है कि चाइना को मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्यों हुआ है। इसके अलावा देखिए, कुछ एक चैलेंज बन रहे हैं, जिस प्रकार से साइबर स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, तो ये सब है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये चारों देश इकट्ठे होकर इंटरऑपरेबिलिटी से एक दूसरे की मदद करते हुए, और एक बहुत अच्छी बात है जो चाइना देखने के लिए नहीं देख रहा है, कि जो इनिशिएटिव भारत ने लिया है कोविड के बारे में, पैंडेमिक के बारे में, अभी एक साझा सा एक सोच है कि यूएस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ऑस्ट्रेलिया का जो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, और जापान का फाइनेंसेस, और भारत का मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कि किस प्रकार भारत के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग का एक जिम्मेवारी आ रही है, ये सबसे बड़ी चीज है। और आपने देखा कि जब से कोविड हुआ है, पहले हमारा देश पीपीई और मेडिकल फार्मा के बीच में इतना नहीं करता था, लेकिन अभी जो जिम्मेवारी हमने अपने कंधों पे ले ली है, और इसकी जो लीडरशिप भारत ने ली है, ये एक बहुत बड़ी चीज है पूरे विश्व के अंदर। जी। तो मैं अपने थोड़ा दर्शकों को सर ये बताना चाहूंगा कि जो अभी क्वाड की बैठक हुई है, क्वाड की बैठक में भी एक ये फैसला लिया गया है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसकी जो कोविडशील्ड वैक्सीन बनी है, उसका मास प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किया जाएगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। और उसको फाइनेंस करने के लिए जापान और यूएस अपनी तरफ से अपना पैसा, उसमें अपना जो अमाउंट है वो लगाएंगे। और जितने भी गरीब देश हैं विश्व के, जहाँ पे कोविड महामारी के दौरान जो उनको कोविडशील्ड या फिर कोई सी अदर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, उसका पूरा पूरा ध्यान इस क्वाड की समिट में रखा गया है। बिल्कुल। तो सर मेरा सर आपसे सर अभी अगला प्रश्न ये है कि सर ये जो भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, सर इससे इस पूरे रीजन के ऊपर सर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर के अंदर, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट किया है, सबसे पहले तो जो 4 देश है इकट्ठे आए हैं, और 4 देश के लीडर्स ने एक प्रायोरिटी, एक अपने लिए एक फोकस ढूंढा है। उस प्रायोरिटी के अंदर में कोविड है, क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमी है, ट्रेड है, ये सबको एक बड़ा दर्जा दिया है। इसके अलावा इनडायरेक्टली जो सोच है कि चाइना का जो चैलेंज है एक्सपेंशनिज्म का, बिलिजरेंस का, और जिस प्रकार चाइना एक इकोनॉमिक कोऑर्जन कर रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने, अगर ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में चाइना ने इकोनॉमिक कोऑर्जन करने की कोशिश की। उसने डिप्लोमेटिकली उनके ऊपर में बहुत प्रेशर डाला, उसने अपना मीडिया, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपागेंडा वॉर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में डाला। और ये जो इकट्ठे हुए हैं 4 देश, इनका एक संदेश है ऑस्ट्रेलिया को कि हम आपके साथ में हैं। जो चाइना आपके विरुद्ध कार्रवाइयां कर रहा है, हम आपके साथ में खड़े हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा, देखिए इसको अलायंस नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, एक पार्टनरशिप जो उभरा है, ये एक बहुत बड़ा मैना है। देखिए चाइना तो इस हद में भी चला गया, उसने कहा कि ये क्वाड कैन नॉट रिप्लिकेट नेटो। वो तो ऐसे भी बोलने लगा कि क्या ये एशिया का नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो इन चारों देश के सामने में, पूरे विश्व के सामने में जो चुनौती है, कोविड की, पेंडेमिक की, क्लाइमेट की, और देखिए टेक्नोलॉजी, और बहुत ऐसे और भी चैलेंजेस हैं, जिस प्रकार में रेयर अर्थ मेटल हैं, तो इन सबको भी लेकर, और जो बात बहुत डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं वो है चाइना की थ्रेट। उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, और बिना उसका नाम लिए इन चारों को इकट्ठा होते हुए देखकर चाइना तो एकदम बौखला गया है। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना से स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट आ रहे हैं उनके थिंक टैंक के और ग्लोबल टाइम पेपर्स वगैरह के, और ग्लोबल टाइम तो एक्चुअली चाइना की एक ऑफिशियल चैनल है जो बताती है कि चाइना का क्या आइडिया है। उससे बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि चाइना बिल्कुल बौखला गया है क्वाड के बाद में, कि ये क्या हुआ कि चार देश इकट्ठे आ गए। तो मैं कहूंगा ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरा दुनिया के लिए। जी। तो सर मेरा सर अभी आपसे सर अगला प्रश्न ये है कि सर जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया है क्वाड के बाद में, उस पे काफ़ी सारी उन्होंने बातें अपने रखी हैं। तो सर इससे विश्व पटल के ऊपर सर क्या इफेक्ट होने वाला है सर, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड। जी। मतलब ये सब पूरे इंसानियत के लिए और पूरे विश्व के लिए, उनकी भलाई के लिए ये है कि ये क्वाड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जी। दूसरा उन्होंने कहा कि दिस प्लेटफॉर्म क्वाड हैज कम ऑफ द एज। तो जिस प्रकार से ये बढ़ रहा था, लेकिन इस पे एक फॉर्मल टाइप जहां लीडरशिप ज्वाइन नहीं किया था वो किया है, तो दिस इज एक्चुअली कम ऑफ एज। और वो भी देखिए यूएस के नए प्रेसिडेंट है, उन्होंने कितनी प्रायोरिटी दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आर एम इज टू हैव फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। और उन्होंने कहा है कि ये पूरे इस रीजन के लिए और पूरे विश्व के लिए एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। और देखिए जो भारत ने एक लीडरशिप दिखाई है वैक्सीन के बारे में, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के आई है कि इस जॉइंट वैक्सीन पार्टनरशिप के अंदर में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेवारी ली है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड लीडरशिप के ऊपर में, तो इसका मतलब ये होता है कि भारत को अभी विश्व की जो लीडरशिप है, विश्व में जो अपना एक मैं कहूंगा एक इन्फ्लुएंस है, वो बहुत बढ़ गया है। ये एक्चुअली जिस प्रकार 2020 में भारत ने ईस्ट लद्दाख के अंदर में पीएलए और चाइना को उस कंडीशन में, उस स्ट्रेटेजिक कंडीशन में मजबूर कर दिया कि जी। चाइना को पुल बैक करना पड़ा। ये एक हिस्टोरिक बात है कि चाइना हिस्ट्री के अंदर में जहां पर भी गया वहां से कभी पुल बैक नहीं किया है, क्योंकि वो तो सदा एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद के ऊपर में फोकस रहे हैं। लेकिन भारत की ताकत के आगे चाइना को पुल बैक करना पड़ेगा। तो ये जो एक पूरे विश्व में भारत ने एक मैसेज दिया है। और बड़ी बात ये है, देखिए ये सिर्फ मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सब जिस प्रकार से भारत ने चाइना के एप्लीकेशंस को बैन किया, तो उसी को देखते हुए बाकी देशों ने भी कर दिया। जिस प्रकार हमने हमारी पब्लिक ने चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट किया, बाकी भी करने लगे। तो इस प्रकार से जो एकदम चाइना डर गया है कि ये पूरा भारत और पूरा विश्व किस प्रकार उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि उनकी ये जो विस्तारवाद नीतियां हैं, उनकी ये जो नीयत है बिलिजरेंस की, उनकी जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, उनका ये जो बड़ी बड़ी बातें करना ग्लोबल टाइम के थ्रू, इन सबको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो ऑब्वियसली जो उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर में, उनकी लीडरशिप के ऊपर में। और देखिए जो आप शुरू में बात कह रहे थे कि पहले चाइना के बारे में हम बहुत डिप्लोमेटिकली, एक बहुत ही कंट्रोल तरीके से बात करते थे, वो जो झिझक था, वो जो थ्रेशोल्ड था, वो भी पार हो गया है। अभी तो जिस प्रकार
पूरा दुनिया ताइवान के टॉपिक को, पूरा दुनिया तिब्बत के टॉपिक को, पूरा दुनिया हांगकांग और सिंजियांग के टॉपिक को, उइगर के टॉपिक को जिस प्रकार देखने का एक नया नजरिया आया है, तो पूरा विश्व और भारत इस विषय के ऊपर में बदलता सा नजर आता है। जी। तो सर आपने सर बताया कि सर पूरा विश्व पटल अभी पूरा चेंज हो रहा है। विश्व के अलग-अलग देश, चाइना के जो हॉट टॉपिक्स हैं जिसमें शिनजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स के साथ उनकी एट्रोसिटीज़ हो, या फिर तिब्बत के अंदर बुद्धिस्ट के ऊपर दबाने का तरीका हो, या फिर वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान के ऊपर अपना हक जताने का, या फिर हांगकांग के अंदर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए उसको दबाने का तरीका। सर आप क्या मानते हैं सर चाइना इससे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हाल के दिनों में भी चाइना की जो एक गवर्नमेंट माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने अपनी एक रिपोर्ट में छापा है जिसको मैं क्योट करना चाहूँगा। उसमें सर इन्होंने ये लिखा है कि इंडिया सीकिंग कोर्टशिप विद क्वाड अ नेगेटिव एसेट ऑफ ब्रिक्स एंड एससीओ। तो दर्शकों को ये बता दूं कि ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना का एक पूरा ये एक मिला जुला फोरम है जिसमें विश्व की 5 आर्थिक महाशक्तियां जो है बढ़ती हुई वो पार्ट है, और शंघाई एक चाइना कॉर्पोरेशन है एससीओ, जिसके लिए जितने भी विश्व के जो व्यापारिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एससीओ तैयार किया गया था। तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे सर, चाइना इतना गुस्सा आजकल उसको ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? एक्चुअली देखिए, जिस प्रकार से ये क्वाड बना है, तो ये विश्व में एक नया कदम है। और ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि चाइना की ब्लिजरेंस थी, चाइना का एक्सपेंशनिज्म और चाइना का इकोनॉमिक कोर्जन था। और देखिए, ये जो ब्रिक्स और एससीओ की आपने जिक्र किया, ये बहुत ही अच्छे फोरम्स हैं जिसके ऊपर में ये जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इनका एक इकट्ठा होने का एक मौका है और एक दूसरे को मदद करने का उस फोरम के ऊपर में मदद है। तो इनका जो ग्लोबल टाइम्स ने ये जो कहा है कि ये इसके बारे में खास उन्होंने कहा है कि इंडिया इज सीकिंग ए कोर्टशिप, और इन्होंने कहा है कि इंडिया हैज बिकम ए नेगेटिव एसेट फॉर ब्रिक एंड एससीओ। तो ये उनका नजरिया बिल्कुल गलत है। देखिए, ये क्वाड जो बना है इसका ब्रिक के ऊपर में, इसका एससीओ के ऊपर में, इसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर में, यूएन के ऊपर में, डब्ल्यूएचओ के ऊपर में कोई असर नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो आदमी घबरा जाता है, ना जो जो जिस प्रकार चाइना का ग्लोबल टाइम ने लिखा है, वो एक घबराए हुए तरीके से एक प्रोपागेंडा, एक मीडिया वॉरफेयर, एक साइकोलॉजिकल वॉर के तरीके से कहा है। और मैं तो कहूंगा ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि आप किसी देश के लिए या किसी ग्रुपिंग के लिए इस प्रकार कहिए कि ये कोर्टशिप कर रहे हैं या नेगेटिव बन गए हैं। ये बात ठीक नहीं है, प्रिंसिपली ठीक नहीं है। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि चाइना 1.4 बिलियन का देश है। चाइना और भारत मिलकर 2.7 बिलियन पॉपुलेशन है, जबकि पूरे विश्व की पॉपुलेशन 7 बिलियन है। और चाइना और भारत दोनों ही एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन से आते हैं, बहुत ही गहरी और बहुत ही लंबी सिविलाइजेशन है। तो एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता और एक संस्कृति इस प्रकार के लो लेवल की स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उनको इस चीज से बचना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि उनका साइज क्या है। 9.6 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उनका। तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन 1.4 है। तो इस ऐसी बातें करके ये ठीक नहीं लगता है। तो मेरा तो यही है कि चाइना शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। जो उनके जो माध्यम है, जिस प्रकार ग्लोबल टाइम है, वो इतना लो लेवल बात नहीं करना चाहिए। और जो ब्रिक और एससीओ है, यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो अपने ही ताकत के ऊपर में चलते हैं। तो ऐसा कहना कि क्वाड आ गया तो भारत नेगेटिव एसेट बन गया, ये बिल्कुल गलत बात है। हर एक पहलू में डिप्लोमेटिकली तो है ही गलत है, लेकिन एक सोच विचार के क्षेत्र में भी एक बिल्कुल गलत बात है और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी। तो सर आपका सर भी क्या मानना है कि सर भारत के नजरिए से ये क्वाड की समिट सर कितनी महत्वपूर्ण रही है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, क्वाड सचमुच बोलूं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। जब ये बना था तो सुनामी के बेसिस पे बना था कि हमको कॉपरेशन की जरूरत है, डिजास्टर मैनेजमेंट की। और इस जो लीडरशिप मीट के अंदर में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सुगा साहब, उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया। उसके बाद में 2007 में इसको फॉर्मलाइज किया गया कि हाँ हमको चाहिए।
और 2017 के अंदर में इसको रिवाइज किया गया। और ट्रंप साहब के जो प्रेसिडेंटशिप के अंदर में 2019 और 20 में तो इसका लेवल काफी बढ़ गया। और जिस प्रकार से हमने देखा कि 2019 के अंदर में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई, उसके अंदर में चारों की नेवी ने एक बहुत अच्छा ज्वाइंट एक्सरसाइज किया, इंटरऑपरेबिलिटी किया। और मैं कहूंगा कि ना केवल इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर में, लेकिन जो विश्व के सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, डिप्लोमेसी हो, या जो भी इश्यूज हैं, जिस प्रकार अभी पूरा दुनिया पैंडेमिक और कोविड को लेकर एक अपना युद्ध किया हुआ है इस टॉपिक के अंदर में। और देखिए पूरे विश्व के अंदर में 22 लाख लोगों की मौत हुई है, ये कोई कम नंबर नहीं है। और ये पूरा विश्व को जागना पड़ेगा कि इस प्रकार की महामारी कहां से हुई, कहां से शुरू हुई, और क्या करें कि ये दोबारा ना हो। तो मैं तो कहूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म के ऐसी सोच हो जो पूरे विश्व के लिए सोचता है, जो विश्व की शांति के लिए सोचता है, जो विश्व में सिक्योर और स्टेबिलिटी को सोचता है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और ये तो गलत बात है कि चाइना इसको इस प्रकार से ले रहा है। हाँ, क्योंकि चाइना की एक चैलेंज है, एक थ्रेट है, एक ब्लिजरेंस है। और जिस प्रकार उसने साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के अंदर में एक थोड़ा थ्रेट और चैलेंज का एक रूप लिया है, अवश्य ही पूरे विश्व को ऐसे चैलेंज के सामने में खड़ा होना पड़ेगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। तो सर, आप क्या मानते हैं सर इंडिया चाइना के फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में इस क्वाड की समिट के बाद में? देखिए, बड़ी बात तो यह है कि जो इंडिया और चाइना बहुत बड़े देश हैं, बहुत जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा। और 2020 में तो पता चल गया है कि जो भारत है उसका जो ट्रेंड है, जो उसकी लीडरशिप है, जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो इंडिया के हर एक पहलू हैं, चाहे इकोनॉमी, डिप्लोमेसी या टेक्नोलॉजी, हर एक में भारत एकदम चेंज हो गया है। तो चाइना को किसी गलती में नहीं रहना चाहिए कि 1962 को एक पैमाना बनाकर उससे सोच विचार का शुरुआत करे। और मैं तो कहूंगा कि दोनों देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना एलएसी क्लैरिफिकेशन दोबारा से शुरू करें। पहली बात तो हम जो ईस्ट लद्दाख के अंदर में जो डिसएंगेजमेंट है, जो डी इंडक्शन है, इसको सफलतापूर्ण करें। जो चल रहा है, अभी कल ही वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन की मीटिंग हुई, अगला मिलिट्री लेवल मीटिंग होगी। और इसके बाद में दोनों देश को मिलकर बॉर्डर एलएसी और एग्रीमेंट्स को दोबारा देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और अभी हाल ही में चाइना के अंदर में नेशनल पीपल कांग्रेस मीटिंग हुई थी, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमको दोनों देश के बीच में अपना बायलैटरल रिलेशन को ठीक करना चाहिए, दोनों देश को एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते अच्छे हों। चाहत तो दोनों तरफ से है, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे की सेंसिटिविटी को, एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को, उन सब चीजों को मद्देनजर रखकर अपने रिश्ते को सुधारना पड़ेगा। और जिम्मेवारी दोनों देश की है और इक्वल और म्यूचुअल है। तो अवश्य ही जो 2020 ने लेसन्स दिए हैं चाइना को, जो 2020 ने लेसन्स दिए हैं भारत को, जिस प्रकार से 15 जून गलवान, जिस प्रकार से 29 अगस्त साउथ बैंक ऑफ पंगेंगसो, और जिस प्रकार 10 फरवरी को चाइना ने पुल बैक किया है इस साल में, तो लगता है कि आने वाले टाइम पर उनको समझ आ गया है कि रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो सर, आप क्या मानते हैं सर जो अभी चाइना का एक थ्रेट है बना हुआ है एक अपने नजरिए अपने ही इलाके के अंदर, जिसमें वो उसके एक सेंसिटिव पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी के तहत, जिसमें वो ताइवान पे अपना हक जताता है, तिब्बत पे अपना हक जताता है। और इसके अलावा जो अभी क्वाड की, सर आप क्या मानते हैं कि क्वाड की जो थिंकिंग है ताइवान को लेके, जो हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर, तो सर इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि सर चाइना कैसे बौखलाया हुआ है इस समिट की बात से? देखो हिमांशु जी, एक बात पक्की है कि चाइना की जो वर्नरेबिलिटीज है, उनकी जो सेंसिटिविटीज हैं, उनके खुद के जो चैलेंज है वो बहुत बड़े हैं। एक तो देश बड़ा है और चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। मोटे तौर पर देखिए कि सबसे पहले 2020 जब से कोविड शुरू हुआ, तो उनका इंटरनल स्टेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनके लोग खड़े हो गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों आपने पूरे विश्व को झूठ बोला, क्यों ये कोविड अपने ही देश से शुरू हुआ। इसके अलावा जो उनका जो पॉलिटिकल पार्टी या जो भी उनका सिस्टम है, जैसे सीसीपी का, पीएलए,
वो अपने लोगों से बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कंट्रोल किया हुआ है और उनके लोगों को बहुत तकलीफ है। अगर आप चाइना की जो वर्नेबिलिटीज और प्रॉब्लम है उनकी लिस्ट बनाना शुरू करें तो पता चलता है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए सिंजियांग के अंदर में जो उइगर मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है, उसके बाद में तिब्बत में आ जाइए, जिस प्रकार इन्होंने चाइना ने तिब्बत को एनेक्सेशन किया, वहां पे जातसी की, एक्सेसेस की, वो प्रॉब्लम है। अभी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार उनको नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग में करना पड़ा। आपने तो देखा है कि किस प्रकार उनका ताइवान के बारे में सेंसिटिविटी है। जापान के साथ में ईस्ट चाइना सी के बारे में उनकी प्रॉब्लम है। और जितने भी उनके 8 मैरीटाइम पड़ोसी हैं उनके साथ में साउथ चाइना में मैरीटाइम बाउंड्री के ऊपर में प्रॉब्लम है। और उनके मंचूरिया इलाके में देख लीजिए, मंगोलिया, इनर मंगोलिया में देख लीजिए, हर एक जगह प्रॉब्लम है। उनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन होती जा रही है। उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। और उनका जो पुअर और रिच का जो डिवाइड है, जो रिच कोस्टल एरिया और बाकी जो एरिया है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं। और उनको तो वो तो ऐसे, मैं कहूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर में बैठे हुए हैं कि वो तो बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो किसी वक्त भी उनके पास में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और उसके अलावा भारत के साथ में भी बॉर्डर रिजॉल्व नहीं किया है, एलएसी क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। और उनका जितनी भी कार्रवाइयां हैं उस पर पता चलता है कि वो हर वक्त में इसी ताक में रहते हैं कि किस प्रकार हम अपना विस्तारवाद करते रहें, किस प्रकार इकोनॉमी को यूज करते हुए कोर्जन करें, इकोनॉमिक क्लोनाइजेशन करें। देखिए किस प्रकार से उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के अंदर में एक नापाक गठबंधन बनाया हुआ है। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की तो लिमिट ही क्रॉस हो गई है क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ में हाथ जोड़ा हुआ है। तो मैं तो कहूंगा कि जो चाइना की प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा है, बहुत वनरेबिलिटी है, इसलिए उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत घबराई हुई है कि क्या हो जाएगा। तो ये उनकी भी बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त। जी, तो सर आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर आज हमें थोड़ा-सा क्वाड समिट के बारे में बताने के लिए, और हमारे दर्शकों को ये जानने का काफ़ी ज़्यादा सुझाव मिलेगा कि क्वाड की समिट हुई कैसे है और इसके आने वाले फ्यूचर जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे। सर तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू। और मैं सब व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि आप इंडियन वेलर देखिए, क्योंकि भारत की सोच, भारत का नजरिया, भारत का डायरेक्शन एकदम बिल्कुल बदल रहा है। और ये सब, इसमें सब हम भारतीय इकट्ठे हैं। तो इसलिए इंडियन और वेलर दोनों ही शब्द ऐसे हैं कि जिसके साथ में आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।